सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे। आज का थ्योरी सेशन, ठीक है। लेंथेनाइड्स क्या है, एक्टिनाइड्स क्या है, बेसिक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेंथेनाइड्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आज के लिए 12th वालों के लिए तो ऐसे इंपॉर्टेंट है, 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट जुड़ जाइए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, कलर्ड, पैरामैग्नेटिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट एफ ब्लॉक देखिए, हमने एस ब्लॉक पढ़ा था। एस ब्लॉक में क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स एनएस ऑर्बिटल। ये कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एनएस में जाएगा। अगर एन पी में जाएगा तो इसका नाम हो गया पी ब्लॉक। और डी के लिए क्या पढ़ा था कि n-1 डी में जाएगा तो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। अब यहाँ में हमको n-2 एफ, तो एफ ब्लॉक कहने का मतलब एफ ऑर्बिटल में जाएगा, लेकिन किस एफ में जाता है ये याद रखना, n-2 एफ, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। तो डी और एफ पे थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। डी वाले में किस में जाता है, n-1 डी में जाता है। जैसे अगर आपको याद है कैल्शियम, कैल्शियम इज 20, तो क्या लिखेंगे लास्ट में 4s2 जाएगा। और इसके बाद स्कैंडियम जब हम लिखते हैं 21, तो 4s2 में भरने के बाद किसमें डालते थे 3d1, ये डी ब्लॉक हो गया। बट कौन सा डी में गया, n-1 डी में गया, ठीक। उसी तरह एफ ब्लॉक के लिए एफ लिखेंगे, बट कौन सा एफ, n-2 एफ में जाएगा, ठीक है। चलिए अब एफ ब्लॉक की डेफिनेशन एक लाइन में क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स n-2 एफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें जाएगा तो हम उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक, क्लियर। चलिए डी वालों के लिए हमने एक नाम दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो एफ वालों के लिए एक नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यही होता है, रीजनिंग क्वेश्चन, कि इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, ठीक। इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं कि सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स n-2 एफ ऑर्बिटल्स, और n-2 एफ ऑर्बिटल्स कहाँ में होता है, इनर टू n-1, जिसको हम पेन अल्टीमेट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको नाम दिया गया, इनर से एक कम थी, मतलब इनर टू ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब n-1 और ये क्या n-2, ठीक। तो अब डिफाइन कर लीजिए, the elements in which the last electron enters n-2 f orbitals are called f block elements। सीधा सीधा डिफिनेशन याद हो गया। Now since n-2 f orbitals lie comparatively deep within the kernel or being inner to penultimate cell, so that is why these elements are also called inner transition element, ठीक। चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करें। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें न्यूक्लियस है और ये क्या है, लास्ट बैलेंस सेल n हो गया, इससे भी एक कम थी n-1 हो गया, और इससे भी एक कम थी क्या हो गया, n-2 हो गया। n-2 f में जाएगा, n-1 d एंड देन लास्ट n को हम वैलेंस सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, और एक और नाम बोलते हैं अल्टीमेट सेल, ठीक, या वैलेंस सेल। उससे एक कमती का नाम होता है पेन अल्टीमेट सेल, पेन अल्टीमेट सेल, और उससे भी एक कमती का नाम है एंटी पेन अल्टीमेट सेल, ठीक। अब इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स एंटी पेन अल्टीमेट सेल, उसका नाम क्या हो गया, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। आप इनर क्यों बोलते हैं, क्लियर है। n-1 डी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, और इससे भी एक कम थी, तो बस आपको ये एक लाइन लिखना है और ये डायग्राम बना देना, ठीक है। तो अगर रीजनिंग क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तब हमें क्या है, ऊपर का दो लाइन लिखिए और उसके नीचे ये डायग्राम, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव हमको पूछता है ये नाम से, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्लियर। चलिए अब हमारे पास F की कितनी अभी तक सीरीज है, तो देखिए F ब्लॉक की बात करेंगे, मतलब F ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक। तो हमारे पास कितना अभी फिलहाल है
क्योंकि 1 में होता नहीं, 2 में होता नहीं, 3 में होता नहीं, 4 में होता है 4s, 4p, 4d, 4f। तो एक हमारे पास है 4f और एक है 5f। ठीक, अब 4f block element मतलब elements in which the last electron enters differentiating electron enters 4f orbital। इनका फिक्स हो गया। तो 4f block elements क्या होते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाएगा, बोलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4f ऑर्बिटल्स। ठीक, दूसरे f block elements, तो f block elements का मतलब elements in which the last electron enters 5f ऑर्बिटल, तब उसको बोलते हैं f block elements। ठीक, now 4f block elements are also known as lanthanides। इनका एक नाम है lanthanides या इनको हम बोलते हैं lanthanoids या lanthanodes। तो तीनों में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, लिखा है तो कोई बात नहीं। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। तो f block elements are known as actinides, actinones, actinoid और actinones। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब व्हाट आर लैंथेनाइड्स, क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 4f ऑर्बिटल्स, उनको बोलते हैं लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 5f में जाएगा। ठीक, चलिए अब इनको लैंथेनाइड क्यों नाम दिया गया, तो इसका रीजन हमारे पास है, क्योंकि सिंस दे फॉलो लैंथनम। देखिए क्वेश्चन में ही है लैंथनम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। तो लैंथेनाइड का कोई भी वर्ड लीजिए, लैंथेनाइड लीजिए, लैंथेनोइड लीजिए, लैंथेनोस लीजिए, सब में का पहला दो वर्ड लैंथेनम। तो सिंस दे फॉलो लैंथनम एंड सो क्लोज सिमिलरिटी विद लैंथेनम, इसीलिए इनको नाम दिया गया लैंथेनाइड्स। अब इनको एक्टिनाइड क्यों कहा गया, बोलिए, तो एक्टिनाइड में क्या है, AC एक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। तो सिंस दे फॉलो एक्टिनियम सो क्लोज सिमिलरिटी विद एक्टिनियम, तो इसलिए इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक, F में कितने एलिमेंट जाएंगे, F के कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल, 7 टू जा 14। तो यहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं, 14, यहाँ भी कितने हैं, 14। ठीक, यहाँ में कितने आएंगे, सीरियम से लेके लुटेटियम, सीरियम हो गया 58, लुटेटियम हो गया 71। और यहाँ में कितने आते हैं, थोरियम 90 से लेके लॉरेंसियम 103। ठीक है, तो F की दो कैटेगरी हो गई, 4F 5F। 4F का मतलब ब्लॉक, 4F ब्लॉक का अगर हमसे पूछता है, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 4F ऑर्बिटल्स, एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 5F ऑर्बिटल्स। इनका नाम लैंथेनाइड्स, इनका नाम एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड को लैंथेनाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनम पहला दो वर्ड La, चलिए नाम नहीं याद है तो La लिख दीजिए 57, ये प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट है। एक्टिनाइड का मतलब AC, ये तो क्वेश्चन में आंसर रहेगा। ठीक, ये भी प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनम और एक्टिनियम ये डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के नहीं होते। ठीक है, इसलिए यहाँ में क्लियरली लिख दिया। तो 4F मतलब सीरियम टू लुटेटियम, 14 ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स, इनको बोल दिया लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड क्यों बोल दिया कि दे शो क्लोज सिमिलरिटी विद लैंथेनम, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। ठीक, अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप पहला यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले जनरल एफ ब्लॉक का लिखिए। तो एफ ब्लॉक में क्या कहानी था, n-2f, फिर क्या मिलेगा n-1d, फिर क्या आएगा ns। ठीक, अब आप अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो हर पीरियड का पहला एलिमेंट क्या होता है, s ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप देन सेकेंड ग्रुप। तो इसलिए यहाँ में एफ डी और एफ तक जाने से पहले हमें s में 2 भरना है। ठीक, सिर्फ क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शनल होता है, वो डी ब्लॉक की कहानी है, बाकी बात है। डी में कितना आएगा, या तो 0 या तो 1, और यहाँ में एफ में मैक्सिमम कितना जाएगा 1 to 40। तो ये जनरल एफ ब्लॉक का हो गया। अब हमें किसका लिखना है, लैंथेनाइड्स का लिखना है। तो लैंथेनाइड्स को मैं शॉर्ट में LN लिख रहा हूँ। तो लैंथेनाइड्स का मतलब क्या पड़ा था, यहाँ में 4F, तो यहाँ में क्या आएगा 5D, फिर यहाँ में क्या आएगा 6S। F में कितना मैक्सिमम घुसेगा 1 से 14, इसमें कितना जाएगा 0 से 1, और S में 2 तो हमें आंख बंद करके भरना है। ठीक,
अब देखिए n-2 की जगह पे क्या लिया है 4, तो n-2 की जगह पे क्या लिया 4, तो n की जगह पे क्या आएगा 6। इसलिए इनकी पोजीशन की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें ये मिलता है पोजीशन, तो ये कौन से ग्रुप में है, तो थर्ड ग्रुप में है, ठीक। और इनका पोजीशन मतलब पीरियड कौन सा होगा, तो 6 पीरियड में होंगे। तो लैंथेनाइट कहाँ में होते हैं, 6 पीरियड में होते हैं और थर्ड ग्रुप में होते हैं। एक्टिनाइट कहाँ में होंगे, इसलिए अगर मान लीजिए हमें एक्टिनाइट्स का लिखना है तब हम क्या रखेंगे, बोलिए 4 की जगह पे 5 रखेंगे, 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 7, इसमें कितना भरना है 2, इसमें कितना है 0 से 1 और इसमें कितना 1 से 14, ठीक। ये एक्टिनाइट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में कंपेयर करिए तो n-2 की जगह पे क्या मिला हमें 5, तो n की जगह पे क्या मिलेगा 7, तो इनकी पोजीशन ऑफ एक्टिनाइट्स बोलिए क्या लिखे, तो ये कौन से ग्रुप में जाएंगे, फोर्थ ग्रुप में जाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन है, और कौन से पीरियड में जाएंगे, तो 7 पीरियड में हमें ये मिलेगा। तो इसलिए अगर आप पीरियोडिक टेबल देखिए तो 6 पीरियड और 7 पीरियड के बाद आपको यहाँ से एरो लगा के लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक कितने एलिमेंट, ये यहाँ लिख दिया लैंथेनाइट, और 7 पीरियड में नीचे से लिख दिया है एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक, ठीक। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक अगर हमें याद है तो हम दोनों लिख सकते हैं, उनकी पोजीशन भी बता सकते हैं, ठीक है, वही कर सकते हैं। और केमिस्ट जो होते हैं वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, कौन कहाँ में बैठा है वो हम पोजीशन बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चलिए अब पार्टिकुलर लैंथेनाइट्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले आ गया लैंथेनम 57, तो पहले हमें क्या करना है, जीनोन को लिख देना है 54, उसके बाद 4f, फिर 5d, उसके बाद 6s, और s में 2 भर देना है। तो कितना हमने भर दिया, 54 फिक्स है और 6s2 फिक्स है, 56 तो आपका फिक्स हो गया। अब बच गया 1, तो 1 किस में जाएगा, d में जाएगा। यहाँ में क्या आ गया 0, इसलिए कौन सा ब्लॉक हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स d ऑर्बिटल। द लैंथेनम इज प्योरली d ब्लॉक एलिमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब इसके बाद आएंगे सीरियम, सीरियम का कितना है 58, तो बोलिए पहले हम क्या लिखेंगे, जीनोन कितना हो गया 54, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिख दिया, इसमें कितना डालना है 2, आंख बंद करके इसमें 2 डाल दीजिए, ठीक। इसमें एक गया था, अब इसमें एक तो घुसेगा तभी तो एफ ब्लॉक हो गया, तो ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। अब डालते जाइए 59, ठीक है, तो क्या डालेंगे 4f2, फिर इसके नीचे 60 4f3, ठीक। चलिए एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि कहीं कहीं आपको इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 4f2 5d0 6s2, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली एज पर आपका रूल है और ये हमारा एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है और ये ऑब्जर्व है, तो इसको कहीं कहीं ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है, दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, बहुत डिफरेंस नहीं है, तो दोनों पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमको पूछता है यूरोपियम, इसका होता है 63, तो लिख दीजिए, तो यूरोपियम का मतलब है 63, तो 63 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जीनोन ले लिया, कितना ले लिया 54, दैट इज फिक्स, 4f 5d एंड देन क्या आया 6s2, 56 तो हमारा हो गया। अब इसमें से आप 56 को माइनस करिए, कितना बचेगा 7, ठीक। ठीक, अब 7 कहाँ जाएगा, अगर आप यहाँ डालते हैं 1 और यहाँ डालते हैं 6 तो फिर हुंस रूल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 0 करें और यहाँ में कितना करेंगे 7, तो 7 का क्या नाम था, हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, इसलिए यूरोपियम कितना हो जाएगा 4f7 5d0, ठीक। पर इसके आगे अगर एक लेते हैं GD, इसका होता है 64, तो अब क्या करेंगे,
तो जिनोन 54, उसके बाद क्या लेंगे 4f7। ये जल्दी अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देगा और वहां में हो जाएगा 7। ठीक, चलिए बढ़ते जाइए। लास्ट में तो हमारे पास है जैसे वाइटर बीएम, ये होता है 70। बोलिए इसका क्या लिखेंगे? इसका क्या लिखेंगे? तो पहले हम क्या लिख देंगे 54, नो डाउट। उसके बाद क्या है 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6s, 56 तुमने भर दिया। 56 से माइनस करिए तो कितना बचेगा 14। अब सोचिए 14 कहाँ जाएगा? f में मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं 14, d में 0, क्योंकि 14 हुआ तो ये फुलफिल्ड। ठीक, और इसके बाद लास्ट में आएगा ल्यूटेटियम 71। तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो अब f में तो घुसेगा नहीं, क्योंकि इसका तो भाई फुल है। ठीक, ये कितना हो गया? जो 0 था ये वापस कर देगा इसको कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ल्यूटेटियम क्या हो जाएगा 4f14 5d1 6s2। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको जहां भी क्वेश्चन आता है वहां हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर आपको हाफ फील्ड मिला, फुल फील्ड मिला तो मोर स्टेबल या मोस्ट स्टेबल। और केमिस्ट्री में वैसे भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो हेवन मिल गया, फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसको। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या आता है फुलफिल्ड एंड देन हाफ फील्ड। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। हाँ, अगर हमें यही आयनिक का पूछेगा जैसे सीरियम +2 तो हमें निकालने का तो एक ही लास्ट बैलेंस सेल से निकाल दीजिए। तो डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो इन जनरल अगर बात करें तो लेंथेनाइट सो +2 +3 एंड +4 तीन ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइट सो +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब इसमें कोई +3 भी देता है, कोई +4 भी देता है, बट मोस्ट स्टेबल की बात करें जो सबसे कॉमन है वो है +3। +3 सबसे कॉमन है दोनों के लिए, लेंथेनाइट के लिए भी और एक्टिनाइट के लिए। बट कुछ ऐसे हैं जो +2 भी देते हैं और +4 भी देते हैं। अब उनके लिए वही यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 ऑकर्स पार्टिकुलरली व्हेन दे लीड टू ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमारा सीरियम है, तो सीरियम +4 क्यों देगा? क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो देखिए सीरियम कितना है 58, जिनॉन 54, 4f1 5d1 6s2। अब अगर हम सीरियम को +4 में लेके जाएं, ठीक, तो +4 में जाएगा तो क्या मिल जाएगा जिनॉन 54, ये तो पूरा भर गया। देखिए 4f 0 हो गया, 5d 0 हो गया, 6s भी 0 हो गया, तो सारा क्या हो गया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, चलिए भाई वाइटर बीएम +2 क्यों देगा? तो +2 देगा तो यहाँ में क्या मिलेगा आपको 4f14। तो वाइटर बीएम 2+ होने का मतलब हो गया कि 4f14। नो डाउट ये क्या हो गया फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है तो मोस्ट स्टेबल। ठीक, उसी तरह यूरोपियम +2 क्यों देगा? तो +2 देगा तो इसमें किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 4f7। और ये तो हमसे क्वेश्चन भी पूछता है कि यूरोपियम +2 में ज्यादा स्टेबल है, सीरियम +2 में ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यूरोपियम +2 में क्या है 4f7 है, सीरियम को जब आप +2 में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 4f1 5d1 ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए स्टेबिलिटी अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि वो कंप्लीटली फिल्ड है, नोबल गैस है, या फुल फिल्ड है, या हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो कंप्लीटली फिल्ड सेल में आपका वाइटरबियम आ गया, ठीक है ना, वाइटरबियम 2+ आ गया, इनका F14 हो गया। हाफ फील्ड में क्या आ गया यूरोपियम F7 आ गया। ठीक, चलिए इन एडिशन टू +2 एंड +4 exists for elements which have close to F0 F7 and F14 configuration। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लोज होते हैं, मतलब F0 हाफ फील्ड और फुल फील्ड के क्लोज होते हैं, एग्जैक्टली होते नहीं है बट फिर भी वो +2 +4 देते हैं। जैसे SM सेमेडियम है, टर्बियम 2 +2 F6 और F13 है, ये भी +2 देता है। PR प्रोसिडिनियम एंड नियोडिनम ये भी +4 में देते हैं। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से लेंथेनाइट देते हैं? तो ये चार नाम है सीरियम, PR, DB एंड DY।
अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, वो है सीरियम। तो सीरियम इज द ओनली लैंथेनाइट व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इवन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि +4 में जाएगा तो ये इनर्ट गैस हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इनर्ट गैस। ठीक है, क्लियर। तो +2 +3 +4 तीनों देते हैं। +2 कौन कौन देता है, समैरियम देता है, वाइटरबियम देता है, हाफ फील्ड फुल फील्ड। +3 भी कौन कौन देगा, लैंथेनम 3+, ल्यूटेटियम 3+। और +4 में सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है, सीरियम। ये दो तीन हमें टॉपिक है जो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या होते हैं, वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब पैरामैग्नेटिक है तो इसका रीजन क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा प्राइमरी कंडीशन है किसी कंपाउंड को, सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक होने के लिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लैंथेनम 3+ 4f0 हो गया। क्यों, क्योंकि लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ज़ीनॉन 54 4f0 5d1 6s2। ठीक, याद हो गया। तो 2 + 1 3 हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4f0। सीरियम 4+, तो सीरियम में क्या था, 4f, चलिए ज़ीनॉन तो रहेगा ही, 4f1 5d1 6s2, चारों निकाल दिया तो क्या हो गया, 0। ये भी हो गया 4f0। और ल्यूटेटियम क्या था, तो ल्यूटेटियम लास्ट में कितना था, 4f14 5d1 6s2, तीनों निकाल दीजिए तो क्या बच गया, 14। तो क्या दिखाई दे रहा है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो हम आंख बंद करके क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। नो डाउट। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक डिफरेंस की बात है कि डी ब्लॉक वालों में भी पैरामैग्नेटिक होते हैं मोस्टली, वहां भी यही पढ़ा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बट डी ब्लॉक वालों में जो पैरामैग्नेटिज्म आता है, इट ओनली ड्यू टू डी ऑर्बिटल के लिए या डी ब्लॉक वालों के लिए, ओनली ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और एफ वालों के लिए जो पैरामैग्नेटिज्म आता है वो दोनों होता है, इट इज ड्यू टू टू फैक्टर्स, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अगर डिफरेंस आपसे पूछता है कि डी और एफ ब्लॉक के पैरामैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट में जो पैरामैग्नेटिज्म आता है इज ओनली ड्यू टू मोशन ऑफ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां में सिर्फ स्पिन मोशन को काउंट करते हैं। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्वींस हो जाता है। डी वालों के लिए हम ऑर्बिटल मोशन को काउंट नहीं करते हैं। ठीक, बट एफ वालों के लिए क्या होता है, ड्यू टू बोथ फैक्टर्स, दैट इज ऑर्बिटल स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपने एक्सिस से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों से वो काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों के फॉर्मूले में ऑब्जर्व मैग्नेटिक बिहेवियर में थोड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो चलिए अगर हमें क्वेश्चन में म्यू स्पिन ओनली अगर हम फॉर्मूला लिखना है तो म्यू स्पिन के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, √√ऑफ n इंटू n प्लस 2dm फॉर मैग्नेटॉन। ठीक, ये एक यूनिट होती है फॉर मैग्नेटॉन, वेयर n को बोलते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड का मतलब जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऐसे होने चाहिए, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ऐसे आता है तो इसको बोलते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, पूर्ण स्रोत इसको बोलते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सीरियम 3+। ये हमको एक क्वेश्चन पूछता है, वहां लिखा रहता है स्पिन वन, हालांकि ये फॉर्मूला एफ वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर क्वेश्चन में हमें पूछा रहेगा कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तब हमें ये फॉर्मूला निकालना है। तो सीरियम का कितना था, 58। चलिए 58 के लिए हम क्या लिखेंगे, ज़ीनॉन 54 लिख दिया, बोलिए 4f1 लिख दिया, 5d1 लिख दिया, 6s2 लिख दिया। क्लियर। अब आप इसको +3 में लेके जाइए, +3 में लेके जाएंगे तो यहाँ से 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 4f1 5d0 6s0। ठीक, कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1, तो n की वैल्यू क्या ले लिया, 1,
तो म्यू स्पिन निकाल दीजिए। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री में भी आगे हमको ये मिलेगा, और इस बार नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, n की जगह 1 और 1 कितना हो गया √3। √3 की वैल्यू होता है 1.732 फोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब किसी का भी देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, फॉर्मूले में डाल दीजिए, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है। 1 होने से 1.7, 2 होने से 2.78, 3 होने से 3.8, 4 होने से 4.9, 5 होने से 5. ठीक, तो ये दोनों के पैरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस है, दोनों मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, सो गॉट माय पॉइंट। चलिए, अब एक्चुअली जो एफ ब्लॉक के लिए जो पैरामैग्नेटिज्म आता है उनको निकालने का फॉर्मूला थोड़ा हटके है। ठीक है, तो क्लास 12 वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बीएससी वालों के लिए आता है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नेट पे क्वेश्चन आता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कभी हम डिस्कस करेंगे, निकालेंगे कैसे क्वेश्चंस निकालता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे इन बोर मैग्नेटॉन इज कैलकुलेटेड बाय, ये फॉर्मूला होता है G√J × J+1, वेयर G को बोलते हैं लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर और गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और G निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, एंगुलर मतलब J को बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर ऑब्टेन्ड बाय LS कपलिंग, तो ये कपलिंग करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली फॉर्मूला जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए वो ये होता है, बट क्वेश्चन में अगर हमें लिखा है कि नहीं आपको यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या कंसीडर ओनली स्पिन मोशन, तब हम ये फॉर्मूला लेंगे। तो डी वालों के लिए तो यही होता है, नो डाउट। एफ वालों में अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है तब हमें ये लेना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कलर ऑफ द ट्राई पॉजिटिव आयंस। तो कलर के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन जनरल तो वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, बट इनमें थोड़ी सी ट्विस्ट है यहाँ कहानी में एफ फॉर्म की। पहला पॉइंट यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द ट्राइवैलेंट कैटायंस ऑफ लैंथेनाइड्स आर कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, while only a few ions are colorless, जैसे lanthanum 3+ कलरलेस है। ठीक है, Gd3+, Cdm3+, Lutetium3+ और Ytterbium 3+, ये कुछ ऐसे लैंथेनाइड आयंस है जो कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब कलर क्यों होता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, कलर तभी होता है जब लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, और ये जनरली तभी होते हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो डी ब्लॉक वालों के लिए हम क्या नाम यूज करते थे, डी ट्रांजिशन। ठीक, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। एफ वालों के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एफ ट्रांजिशन। लोअर एफ ऑर्बिटल से हायर एफ ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, देखिए कलर के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जैसे सीरियम ही है, जब आप Cdm3+ लिखा है, आप अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट इसमें वही इसलिए बोला कि एफ वालों की कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ठीक है ना, Ytterbium 3+ को भी अगर हम लिखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 4f13 होता है, फिर भी ये कलरलेस होते हैं। Cdm3+ वाले भी कलरलेस होते हैं। तो ये दो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, ये एफ वालों के लिए ये जनरली हमें एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको थोड़ा और यहाँ पे क्लियर कर लें। फॉलोइंग पॉइंट्स में भी नोटेड फॉर द कलर, यानी कि ट्राई पॉजिटिव कैटायंस हैविंग एम्प्टी मतलब 0 है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल, इसलिए 4f0 तो भी कलरलेस, 4f14 तो भी कलरलेस। क्योंकि मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि देखिए D0 और D10 जब होता था इसको हम क्या बोलते थे, कलरलेस। ठीक, डी वालों के लिए, बट यहाँ में एक और नाम आया ऐड हो जाएगा 4f7। तो अगर कंप्लीटली फुलफिल्ड है तब तो 100% कलरलेस, एम्प्टी है तो 100% कलरलेस, बट इसमें एक नाम और आ गया आपको, हाफ फिल्ड। और दो एक्सेप्शनल होता है, Cdm3+ और Ytterbium 3+, ये जिनमें हमारा कलरलेस। और एक यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ में पाई जाती है कि पेयर्स ऑफ M3+ कैटायंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स हैव द सेम कलर। मतलब अगर किसी में मान लीजिए F1 है, मतलब एक ही अनपेयर्ड है, और किसी में कितना F13, तो दोनों में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो इसके लिए कहते हैं कि चलो 4f यहाँ में n, तो इनका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब हो गया 14 में से n आप माइनस कर दीजिए,
तो ऐसे पेयर जो होते हैं इनका कलर सेम होता है, ठीक है। मतलब जिसमें F1 है, अगर ये कलरलेस होगा जैसे सपोज, तो ये भी क्या होगा, कलरलेस होगा। अगर ये पिंक कलर का होगा तो ये भी पिंक कलर का होगा। अगर ये ब्लू कलर का है तो ये भी ब्लू कलर का होगा। उसी तरह जिनमें F2 है तो इसमें क्या होता है, F12 का सेम होगा। जिसमें F3 है उसमें F10। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाले पेयर का कलर सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ में क्या है कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड। कुछ हैं जो कलरलेस होते हैं। कलरलेस कौन होते हैं, या तो जो जीरो हो, 4f0, 4f7 हाफ फिल्ड भी यहाँ में आ गया, और कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल। तो तीन ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो जनरली कलरलेस होते हैं, बट इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल भी यहाँ में है, सीरियम और वाइटरनियम, ठीक। दूसरा इंटरेस्टिंग ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम होते हैं तो उनका कलर भी सेम होता है। जैसे तो मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए। तो लैंथेनम 4f0, अब 14 में से आप 0 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका जो पार्टनर आएगा दूसरा कितना आएगा, 4f14। 4f14 मतलब ये हो गया। तो देखिए इन दोनों का कलर क्या है, सेम है, मतलब ये कलरलेस है तो ये भी कलरलेस है, ठीक। देन सीरियम 3 प्लस, ये एक्सेप्शनल है, तो वाइटरनियम 3 प्लस ये भी एक्सेप्शनल है, ठीक। इसलिए ये दोनों भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो ये चीज थोड़ा हमारे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या होता है, चलो भाई एक्सेप्शनल है, ठीक है, इसको एज ए एक्सेप्शनल लीजिए। तो ये भी कलरलेस तो ये भी कलरलेस, ठीक। या सेकंड पॉइंट वाले से आप निकाल सकते हैं कि अगर एक कलरलेस तो दूसरा भी कलरलेस। F2 इसका पार्टनर क्या होगा, 14 में से 2 माइनस करिए 12, तो दोनों का कलर क्या है, देखिए ग्रीन है, ठीक। फिर नेक्स्ट इसमें कितने हैं, 3, 14 से 3 माइनस करिए तो क्या मिला, 11, तो क्या मिला 3, ठीक। फिर क्या है 4, 14 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 10। तो ये दोनों एक पार्टनर हो गया, पेयर हो गया, पार्टनर मतलब इन दोनों का कलर भी क्या हो गया, सेम आ गया, ठीक है, लाइक दैट। फिर देखिए ये, और फिर ये तो 6 का 14 से माइनस किया तो क्या मिल गया 8, ये ना 14 में से 6 माइनस किया तो 8 वाला और 6 वाला इन दोनों का कलर भी क्या है, सेम है, ठीक है, क्लियर। तो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, F का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनका कलर भी सेम होता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एफ ब्लॉक पढ़ें और लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ना पढ़ें ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाइए इसके पहले इसको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। ये कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सिकुड़ना, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लाइक दैट, ठीक। इसलिए क्या होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए लैंथेनाइड सीरीज या एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ठीक, the radii of atomic or ionic radii of tri-positive lanthanide cations decreases। तो इसमें भी हम गलती लिख के आते हैं। तो कंट्रैक्शन का मतलब ये होता है छोटा होगा, ठीक, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो साइज क्या होगा, पहला चीज हमें घटेगा। कहाँ में घटता है, जब हम लेंथनाइड में आगे बढ़ते हैं, 57, 58, 59, 60 डैश 71 ल्यूटेटियम। तो लैंथनम से ल्यूटेटियम में जाएंगे तो इनकी साइज क्या होगी, घटेगी, ठीक। This steady decrease in the atomic and ionic radii trivalent positive cations of the lanthanides elements with increasing atomic number। ये भी बात है, आप रिवर्स आएंगे तब नहीं कर सकते ना, लेफ्ट टू राइट जाना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो उसको बोलते हैं लैंथनाइड कंट्रैक्शन, ठीक। तो सीधा सीधा लैंथनाइड कंट्रैक्शन क्या है कि हम लैंथनम से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे साइज घटता जाएगा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लाइक दैट, सबसे छोटा, ठीक। अब इसका कॉज ऑफ लैंथनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए दो चीज होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पे पावर भी बढ़ेगा। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस जेड इंटू ई, और जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मत जस्ट सपोज हमने क्या लिया, छोटा मैग्नेट लिया, एक पिन को लिया, ठीक, मैग्नेट को यहाँ रखा, पिन को यहाँ रखा, क्या यहाँ रखा, चलिए छोटा है, पावरफुल उतना नहीं है तो थोड़ा कमती खींचेगा, ठीक। बट आप पिन को फिक्स कर दीजिए और मैग्नेट को बढ़ाते जाइए, बड़ा करते जाइए, पावरफुल लेते जाइए। जैसे जैसे बड़ा मैग्नेट लेते जाएंगे
वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। जब अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो साइज क्या होगा, पहले यहाँ में था, फिर थोड़ा कमती हुआ, थोड़ा और कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, थोड़ा और कम हुआ, लाइक दैट। ठीक है, इसलिए क्या है कि न्यूक्लियस का जब चार्ज बढ़ेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है, बट सिचुएशन ऐसे नहीं होता जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं, क्योंकि बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं, जिसको बोलते हैं ना शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सेकंड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो कहाँ में जा रहा है, एक्चुअली लास्ट वैलेंस शेल में नहीं जा रहा है, उससे भी एक कम, उससे भी एक कम n-2 f ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। लेंथेनाइड में किस में जाता है, 4f में जा रहा है, 4f में जा रहा है, और 4f ऑर्बिटल्स की शील्डिंग क्या होती है, सबसे पुअर होती है। शील्डिंग का मतलब होता है कि वो अपने इनर मतलब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स से नहीं बचा सकता। जैसे आप एक मैग्नेट लिया, एक पिन को लिया, ठीक है, यहाँ रखिए, छोटा भी है तो भी खींचेगा, ठीक, बट अगर बड़ा भी मैग लिया, अगर आपने यहाँ रख दिया और बीच में एक आप हुक रख दीजिए, कुछ शिल्ड कर दीजिए, शिल्ड का मतलब होता है इसको बचाना, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्टिवनेस क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से क्या होता है कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक, ज्यादा खींचेगा तो साइज क्या होगा, वो घटता जाएगा। कोई नई बात नहीं है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, लेंथेनाइड कंडक्शन इज मेनली ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 1, एंड नंबर 2 आप इसको पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं, दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसलिए साइज बढ़ता, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो साइज घटता जाएगा। ठीक, चलिए, अब इससे इनकी केमिस्ट्री में क्या फर्क पड़ता है, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कंडक्शन। भी हमें क्वेश्चन में लिखा रहता है 12th वालों के लिए या सब्जेक्टिव बीएससी वालों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ये कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स। जो पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, और वो यूनिक प्रॉपर्टी है कि बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब, देखिए ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3d, फिर जाता है 4d, फिर जाता है 5d। ठीक, इनको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इनको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इनको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, चलिए फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ में होता है जिरकोनियम, यहाँ में हाफनियम, फिर यहाँ में होता है नियोबियम, और यहाँ में होता है टेंटेनम। ठीक, फिर यहाँ में होता है मॉलिब्डेनम, और यहाँ में होता है वॉल्फ्राम, जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ में ये सेकेंड सीरीज हो गया और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले की रेडियाई ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है किसके, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के। ठीक है, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल आप देखिएगा तो इनके बीच में लेंथेनाइड आएगा, और लेंथेनाइड में क्या होता है, साइज धीरे धीरे ग्रेजुअली घटता जाता है। नाउ ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द टू सीरीज, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज रिजेंबल ईच अदर, मतलब दे शो क्लोज सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए इनकी रेडियाई की अगर बात करेंगे जिरकोनियम और हाफनियम का, तो ऑलमोस्ट ये 160 159 समथिंग दोनों सेम होता है, 134 पिकोमीटर, लगभग दोनों का रेडियाई सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जिरकोनियम और हाफनियम है ऑलमोस्ट सेम रेडियाई ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, या 3-4 ऑप्शन देके आपसे पूछेगा कि किसकी रेडियाई सेम है, जिरकोनियम है हाफनियम, ऑल्दो बोथ आर इन सेम ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं तो जनरली साइज बढ़ता है, बट इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, दूसरा एक नाम आता है नियोबियम और टेंटेनम, तो ये बीएससी वालों के लिए थोड़ा ऊपर में आता है, मॉलिब्डेनम और वॉल्फ्राम, तो ये तीनों का रीजन है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक, ठीक है, सेकेंड, हाई डेंसिटी ऑफ पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स। यहाँ पे वही the size of the post लेंथेनाइड एलिमेंट्स become very small due to लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, तो साइज छोटा होता गया, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, इसलिए इनकी डेंसिटी जो होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वालों की जनरली ज्यादा हो जाती है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी एक थोड़ा यूनिक बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, एंड थर्ड,
ये भी इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे थर्ड पॉइंट। ठीक, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लैंथेनाइट हाइड्रोक्साइड। तो जो लैंथेनाइट के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। The larger the atomic or ionic size of the element, greater is the ease with which the species lose the electrons, and which is the measure of the strength of the basicity. ठीक है, now there is decrease in basic strength of the hydroxide of lanthanides with increase in atomic number. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लैंथेनम से लेके ल्यूटेटियम तक इनका साइज क्या होता है, घटता जाता है ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, अब साइज घटेगा तो इसलिए जो मेटल और OH के बीच का बॉन्ड होता है इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ दिस बॉन्ड, मेटल हाइड्रोक्साइड बॉन्ड, कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है। और जब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा इसलिए इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आसानी से ये टेलगन स्पीशीज विच लूज द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिसिटी। ठीक, तो अगर आप दोनों को कोरिलेट करिए तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक, साइज छोटा तो बेसिक कैरेक्टर भी छोटा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, सो बेसिक कैरेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो जो सबसे पहले लैंथेनम, उससे कम सीरियम, उससे कम 59, 60, 61, सबसे लास्ट में ल्यूटेटियम इज द लेस्ट बेसिक। तो क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया रहता है, ठीक है, तो हमसे पूछेगा साइज का ऑर्डर बताओ या हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर। ठीक, चलिए जैसे अब आपसे पूछेगी 65 वाला, 66 वाला, 67 वाला, चलो जो भी नाम है इसमें किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर घटेगा, तो जब बेसिक कैरेक्टर सबसे कम से किसका हो गया, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर सबसे कम, उसका साइज भी सबसे बड़ा, बेसिक कैरेक्टर भी सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक, तो जैसे से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बेसिक कैरेक्टर, बोलिए बेसिक कैरेक्टर घटेगा, साइज भी घटेगा। एटॉमिक नंबर कमती, साइज बढ़ा, बेसिक कैरेक्टर मोस्ट बेसिक। ठीक, साइज बढ़ा तो बेसिक कैरेक्टर कमती, साइज भी कमती। ठीक है, क्लियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट है जो हम पॉइंट पे देख सकते हैं। Now, on account of the lanthanide contraction, the separations of the lanthanide elements become difficult due to similarity in their property. तो इसमें ये कहते हैं कि lanthanide contraction के नाते क्या होता है कि इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, इसलिए इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए अगर हम मैंने जस्ट ऐसे समझने के लिए डाटा लिखे तो लैंथेनम का जो एटॉमिक रेडियाई होती है उसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये 187 पिकोमीटर के आसपास होता है। इससे कम सीरियम का अगर हम देखें तो ये 183 होता है, Pr का अगर देखें तो ये 182 है, Nd का अगर हम देखें इसका 181 है। ठीक है, उसी तरह घटते जाइए, ड्यूटेरियम का अगर देखते हैं तो 173, वाइटरबियम का देखेंगे तो 174। मतलब क्या दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेजुअली घट रहा है बट डिफरेंस इज नॉट टू मच, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आयनिक रेडियाई में सॉरी एटॉमिक रेडियाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अगर वही डाटा अगर हम आयनिक रेडियाई के लिए देखें तो इसका 106 होता है, नेक्स्ट वाले का 103 है, 101 है, 99 है, 98 है, 96 है और ल्यूटेटियम का सबसे कम 56 है। ठीक है, तो नो डाउट ग्रेजुअली घट रहा है, डिक्रीजेस ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, बट डिफरेंस इज नॉट टू मच, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हमें क्या है कि लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, क्योंकि रेडियाई सेम तो प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता था, इट वाज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनाइड्स, बट आज के डेट में करते हैं और ये बेसिक में हम पढ़ते भी हैं आयन एक्सचेंज मेथड। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आयन एक्सचेंज मेथड, कैसे इनको हम सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है,
इसलिए दिस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लेंथराइट कंट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथराइट कंट्रैक्शन क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द लेंथराइट्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेंथरन टू रेडिया, इसी को बोलते हैं कंट्रैक्शन, डिक्रीजेस, साइज का छोटा होना। तो कॉज ऑफ हेडिंग ऑफ के नंबर 1 ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज घटेगा। कॉन्सिक्वेंसेस में फर्स्ट नंबर 1 zirconium and hafnium थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की रेडियाई ऑलमोस्ट सेम, प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम। एक एग्जांपल याद रखना है, zirconium and hafnium, ठीक, या molybdenum and wolfram, Mb and Ta, तो ये कुछ ऐसे नाम है। एंड देन बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आल्सो डिक्रीजेस, और इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द लैंथेनाइड्स ड्यू टू देयर क्लोज सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये था आज का एफ ब्लॉक का। आज हमने लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ा, लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स का जस्ट बेसिक आइडिया देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिनाइड्स को देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जहाँ से भी जो क्वेश्चंस है वो सब आपके लिए लेके आएंगे। सबका साथ सबका विकास हमारी वहां पे। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी आप सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए। 80% मेहनत मेरा है, आपका 20% है। 20 में अगर आप 10% भी करते हैं तो केमिस्ट्री में 80-90, तो बोर्ड में विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट मिलेगा, ये मेरा। ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में। अगर आपको नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।